हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज चैम्बर एकेडमी। एचसीएस के जो मेंस का एग्जाम है उसके लिए हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हिंदी का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि हम लोग पत्र के बारे में आज इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो पत्र कितने प्रकार के हैं, आज हम 2 पत्र भी करेंगे। आज के जो क्लास है रहेगी, ताकि आपको उसका प्रैक्टिस भी हो जाए, भी हमें ये पता चल जाए पत्र लिखते कैसे हैं, उसका जो प्रारूप है वो कैसे होगा, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे पत्र की आवश्यकता है। हमारे मेंस के एग्जाम में 10 नंबर का हमें पत्र लिखना आता है। उसके अंदर 150 शब्दों का हमें ध्यान रखना है। जो वर्ड लिमिट है वो क्या है, 150। और 10 नंबर का ये पत्र लेखन जो है वो हमारा एग्जाम के अंदर आता है। तो ये जो 10 नंबर हैं, इनके पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। जो प्रारूप है उसका भी अलग से मार्क नंबर होते हैं। जो बीच का हमारा मैटर रहता है, जो हमारी ग्रामर की नॉलेज रहती है, उन सब के बारे में ये बात होती है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर, इस क्लास के अंदर पत्र से रिलेटेड जो बातें हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पत्र 2 प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक यानी कि जो हम फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, यानी कि किसी, जो हम कहते हैं ना फॉर्मेलिटी, जहां हम लोग करते हैं। तो फॉर्मेलिटी का मतलब क्या हो जाता है, हर चीज एक शिष्टाचार के अकॉर्डिंग हम एक स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। अनौपचारिक, जहां पर हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, जो हमारे निजी या व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम जो हमारे औपचारिक पत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो औपचारिक पत्र कौन से हैं, जहां पर हम एक फॉर्मेलिटी के रूप में लिखते हैं। तो पहला आज पत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे आज हम एक ऐसे पत्र पर बात करेंगे, जैसे अब वन महोत्सव है। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वे आप वन महोत्सव के अवसर पर अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाना चाहते हैं। तो वृक्षारोपण करवाना है तो किसको लेटर लिखेंगे, किसकी आवश्यकता है, तो पौधों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो अपने नगर के उद्गम यानी कि सॉरी उद्यान, जो उद्यान होता है, डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग के अधिकारी को पत्र लिखे, जिसमें उनसे अनुरोध करना है कि पौधों की व्यवस्था करवाई जाए। तो एक आज पत्र लिखते हैं, यानी कि ये अपना प्रार्थना पत्र के रूप में, अनुरोध पत्र के रूप में शामिल होगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं लेटर की, यानी कि पत्र लेखन की, तो यहाँ पर एक बात बताई पहले से जाती है, जो हमें मेन ध्यान रखनी है वो क्या रहती है, अगर हमें एड्रेस दिया गया है तो ही हम एड्रेस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको बताया गया है आप कल्याण समिति के सचिव हैं, या आपका नाम मनोहर है, श्याम है, तो आप नाम का प्रयोग करें, अदरवाइज आप नाम का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मेन चीज रहती है। तो चलिए हम पत्र अपना स्टार्ट करते हैं। अनुरोध पत्र प्रार्थना पत्र के रूप में इसको हम लेंगे। तो इसका जो प्रारूप है वो कैसा लिखेंगे और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, हम जो अपना लेटर है, पत्र है, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाई ओर से। पहले जो हमारा इंडियन स्टाइल है दाई ओर का है, हम बाई ओर से इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरी जो मेन बात है, कोमे वगैरह का यूज नहीं किया जाता। पहले हम इनका प्रयोग करते थे, कोमा वगैरह का, आजकल इनका प्रयोग नहीं होता। तो हम अपना जो लेटर है, पत्र है, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेषक मतलब जो लेटर को लिखता है उसका एड्रेस आएगा। फिर प्रेषिती, जो यानी कि लेटर को रिसीव करने वाला है, पाने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम अपना पत्र शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे बात करें, हम अपना एड्रेस, हम भेजने वाले हैं, जो लिखने वाला है, वहां पर जिसको प्रेषक बोला गया है, उसका जो पद है या उसका जो एड्रेस है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे बात की जाए, हम पत्र शुरू करते हैं, तो इस तरफ से जो हमारा पेपर होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बाई तरफ से होगा। तो सबसे पहले एड्रेस लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा, अब एड्रेस दिया गया है उसी के आधार पर एक और बात का ध्यान रखना है, एड्रेस जो हम लिखे वो एड्रेस लगना भी चाहिए। वो जो एड्रेस लिखेंगे हम, वो एक एंगल से एड्रेस लगना भी चाहिए। अपने हिसाब से हम चीज को नहीं क्लियर कर सकते, यानी कि मकान नंबर क्या है, कौन सा वार्ड है, नगर कौन सा है, किस एरिया के अंदर है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। तो उसी के आधार पर बातें करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 24/12, यानी कि 24/12, ये हमारा हो जाता है मकान नंबर। कोई भी आप अपना मकान नंबर ले सकते हैं इसके बाद। तो इसके बाद हम क्या, नगर की बात करते हैं। अगर नगर दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या लिखते हैं, क ख ग। तो ये जो क ख ग है, यानी कि एक नगर के रूप में अगर दिया गया है, तो मान लो रामनगर के निवासी हैं, तो हम ये एड्रेस के बाद यानी कि मकान नंबर के बाद हम नगर लिख देंगे, जैसे रामनगर हमने लिख दिया। अगर वो दिया गया है तो
नहीं दिया गया तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं ये हमारा नगर हो जाता है। अब हम जिले की बात करेंगे, भाई ये कौन से जिले में कौन से एरिया की बात हो रही है, तो वहां पर हम एबस, ये हमारा एड्रेस हो गया है क ख ग यानी कि नगर है, ये हमारा क्या हो जाता है नगर, और ये हमारा जिला, उसकी बात हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं दिनांक, तो दिनांक यानी कि तारीख की बात हो रही है। तो दिनांक क्या है, जैसे आज तारीख क्या रहेगी, हम कहें 29 यानी कि 29, हम कहें अक्टूबर 2020, तो इस तरह से हम अपना तारीख यहाँ डाल लेंगे। तो यहाँ भी कॉमे वगैरह की किसी भी चीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो यहाँ पर सीधा हम अपनी तारीख का प्रयोग करेंगे। तो ये अपने को देखना है, ये एड्रेस जो है वो किसका है, लेटर को भेजने वाले को, पत्र का जो सेंडर है उसका एड्रेस है। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद ये पत्र लिखना किसको है, उद्यान विभाग के अधीक्षक को, अधिकारी को, जिससे हमें पौधों की डिमांड करनी है, उसको ये पत्र लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि सेवा में लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं गलत वो भी नहीं होता है। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, उद्यान अधीक्षक, उद्यान अधीक्षक। तो बीच में हमें दोनों लेटर के बीच में, दोनों एड्रेस के बीच में थोड़ा सा स्पेस देना है, गैप करना है। तो उद्यान अधीक्षक किसके, कौन सा डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग। अब यहाँ पर हमें जगह का नाम लिखना है, यहाँ जो छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है वो क्या रहेगी, तो हम यहाँ क ख ग नहीं लिखेंगे, यहाँ अब ऐसा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो जिले की बात हो रही है तो उसके लिए हम यहाँ पर, वो तो नगर था, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, अब ऐसे। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो भी इसी हिसाब से, तो यहाँ पर भी अब ऐसा का प्रयोग करेंगे। तो न्यायिकी ये डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये डिपार्टमेंट हो गया है। ये कौन से एरिया की बात हो रही है, कहाँ का डिपार्टमेंट है, उसकी बात हो जाती है। तो अब ये जो अपना एड्रेस हो गया है ये कंप्लीट है। अब बात करते हैं विषय की, क्योंकि ये लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर है, फॉर्मेलिटी करनी है, औपचारिकता दिखानी है, तो यहाँ पर विषय देना जरूरी है। तो विषय क्या, यानी कि हम पत्र लिख क्यों रहे हैं, हेडिंग से ही पता चल जाना चाहिए कि अंदर जो एड्रेस है यानी कि जो विषय है उससे पता चल जाए अंदर होगा क्या, ये किस चीज के बारे में है। तो यहाँ पर हम अपना इसके थोड़ा सा गैप फिर स्पेस देकर नीचे लिखते हैं विषय। तो विषय क्या है, पत्र को लिखने का हमारा जो विषय है वो क्या है, पौधों की व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध पत्र। तो ये किसके लिए लिखा है, पौधों की व्यवस्था, तो पौधों की व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध पत्र। ये हमारा पत्र है, तो ये हमने पत्र अनुरोध पत्र के रूप में लिखा है, पौधों की व्यवस्था कराने के लिए। तो ये तो हमारा ऊपर का जो है वो प्रारूप है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे महोदय या महोदया। तो जो हेड है वो हमें नहीं पता कोई पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो महोदय और महोदया ओब्लिक लगाकर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा फिर स्पेस देंगे, उसके नीचे लिखा जाता है महोदय, या आप लिख सकते हो महोदया, दोनों का प्रयोग यहाँ करेंगे और नीचे लगा देते हैं कोमा। तो महोदय महोदया, तो ये हम इसके बाद कोमे का प्रयोग करेंगे। अब अपना जो पत्र है वो हम स्टार्ट करेंगे। भाई यहाँ हमें ये अपना प्रारूप है, लेटर भेजने वाले का एड्रेस, पाने वाले का एड्रेस, उसका विषय, फिर उसके लिए जो संबोधन है वो किया गया है। अब बात करते हैं किसके साथ, यानी कि अनुरोध पत्र है, प्रार्थना पत्र है, तो हम निवेदन से ही स्टार्ट करते हैं। तो आगे यही लिखा जाता है, ये अपना क्लियर है। तो बात करते हैं, जैसे निवेदन यह है कि, इसके बाद जो महोदया हमने लिखा है इसी के कॉर्नर से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने जैसे यहाँ महोदय लिखा, महोदय, या हमने लिखा था महोदया, नीचे हमने लगाया था कोमा। तो यहाँ के इसके कॉर्नर से, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं, थोड़ा सा गैप देकर हम स्टार्ट करते हैं। तो निवेदन यह है कि, सभी ने भी लिख सकते हैं, निवेदन यह है कि, तो क्या निवेदन करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, पौधों की व्यवस्था कराने के लिए। तो एकदम से तो ये कह नहीं सकते अभी पौधों की व्यवस्था करा दो, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप हमें बात फॉलो करनी है। तो हमारा जो पत्र होगा वो 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले तो अपने बारे में बताएंगे, हम है कौन, ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद उसका रीजन बताएंगे, ऐसा करना क्यों चाहते हैं, फिर हम सुझाव देंगे।
तो ये 3 स्टेप के अंदर, 3 स्टैंजा के अंदर इसको डिवाइड करके लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे निवेदन है कि मैं कौन हूं, मैं कौन से नगर का निवासी हूँ, क ख ग नगर का निवासी हूँ। तो मैं क ख नगर कल्याण समिति का सचिव हूँ। कोई भी आम जन तो पत्र लिखेगा नहीं, तो वो किसी न किसी को, किसी ग्रुप से जुड़ा हो या उनका हेड हो, उस सब लोगों की तरफ से पत्र लिखेगा। अब हम ये तो कह नहीं सकते हम अपनी कॉलोनी में ये करवाना चाहते हैं, तो आप कौन हो, सबसे पहले ये हमें बताना है। तो हम कहते हैं निवेदन यह है कि मैं, किसका, कौन सा नगर था, क ख ग नगर, अपने नगर का जो हमने नाम लिखा था, क ख नगर, कोई भी नगर है, अगर नाम दिया गया है रामनगर, विजयनगर, जो भी है वो लिखेंगे। आगे लिखे कल्याण समिति, इस नगर की जो कल्याण समिति है, जो क ख नगर की कल्याण समिति है, समिति का सचिव हूं, समिति का सचिव हूं। तो पहली तो ये बात होगी, हमने अपने बारे में बताया कि मैं इस नगर में इस कल्याण समिति का सचिव हूं। हमारे क्षेत्र में, अब हम बात करेंगे भी, अपना धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आएंगे। हमारे क्षेत्र में हरियाली और पेड़ पौधों की बहुत कमी है, तो ये बात हम बताएंगे उनको वे, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि हमारे क्षेत्र में हरियाली और पेड़ पौधों की कमी है, हरियाली और पेड़ पौधों की कमी है। फिर हम बताएंगे भी आप पेड़ पौधों का महत्व क्या है। तो सीधी सी बात है, पेड़ पौधों की कमी है तो पेड़ पौधों से ही हमारा जीवन चलता है। अब इसका थोड़ा सा महत्व बताएंगे, यानी कि पार्कों में भी जो पेड़ पौधे हैं बहुत कम दिखाई देते हैं। पहले तो जो कमी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं भाई, जो हमारे आसपास पार्क है या हमारे पास पास का जो क्षेत्र है वहां बहुत कम पेड़ दिखाई देते हैं, तो ये लाइन भी लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं इसके आगे, भाई ये तो क्या हो गया, भाई मैं इसका यहाँ का समिति का हेड हूँ, हमारे क्षेत्र में हरियाली और पेड़ पौधों की कमी है। पार्कों के अंदर भी पेड़ पौधे, पार्कों के अंदर भी पेड़ पौधों की कमी देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। तो ये अपनी अगली बात होगी, पेड़ पौधों की कमी देखने को मिलती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में है। ये तो हमारी होगी पहली बात। फिर हम कहते हैं अब इसका रीजन बताना है। जैसे हम कहें भाई, जैसा कि आप जानते हैं पेड़, हमारा जो जीवन है पेड़ पौधों से ही चलता है, ऑक्सीजन का हमें उससे मिलता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो प्राणवायु है वो कहाँ से मिलेगी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कहें जैसा कि हम सभी जानते हैं, तो ये हमारा पहला पैरा खत्म हो जाता है। इस लाइन को हम यहाँ ऐसे ही छोड़ेंगे, स्पेस देकर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं जैसा कि, हाँ जी सब मेरे को बताते हैं, हाँ जी, ये महोदय महोदया के बाद कोमा बिल्कुल लगेगा। इसका रीजन क्या है, क्यों लगता है, इसका रीजन है, जैसे कि हम बोलते हैं मैं, हम बोलते हैं मैं या महोदय महोदया, उसके बाद 1 सेकंड का हमें रुकना होता है, उसी के लिए ये है। हम कहते हैं ना सर, सर के बाद जो हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है उसके लिए हम कोमे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ग्रामर की, यानी कि जो व्याकरण की है मिस्टेक्स है, वो जो व्याकरण की बातें हैं जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाती है, उनका ध्यान बिल्कुल रखना है। तो वाक्य शुद्धि, व्याकरण शुद्धि का प्रयोग बिल्कुल करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रयोग इसका भी करेंगे। अब हम अपनी कोई लाइन स्टार्ट करते हैं मैं से, मैं, तो हम देखिए 1 सेकंड के लिए ठहराव लेते हैं, मैं यहाँ का निवासी हूँ, तो वहां पर भी हम कोमे का प्रयोग करेंगे। तो महोदय महोदया के बाद कोमे का प्रयोग बिल्कुल होगा, जरूर होगा। इसी से व्याकरण का, यानी कि हमारी भाषा के ऊपर पकड़ कितनी है उसके बारे में पता चलता है। तो पार्कों के अंदर भी पेड़ पौधों की कमी देखने को मिलती है। अब हम कहें जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो प्राणवायु है वो हमें किससे मिलती है, पौधों से मिलती है। इसके बारे में बात करते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यानी कि हमें महत्व बताना है, पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमें प्राणवायु, हमें
प्राणवायु यानी कि जो ऑक्सीजन की बात हो रही है, प्राणवायु भी पेड़ों से ही मिलती है, पेड़ों से ही मिलती है। तो जो प्राणवायु है वो भी हमें किससे प्राप्त होती है? पेड़ों से मिलती है। तथा ये प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होते हैं। ये बात भी हम साथ में इंक्लूड कर दें जो मेन है। तथा प्रदूषण को रोकने में भी, प्रदूषण को रोकने में भी ये सहायक होते हैं, या आप कहें ये सहायक है। तो अब हमने इसका फायदा बताया है, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दिया, अभी लेटर हमने लिखा क्यों है, फिर हमने बात की हम ये जो पत्र कर रहे हैं, ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो हमें बता दिया अभी पेड़ों की जो हमें जरूरत है वो बहुत अधिक होती है, प्राणवायु इनसे मिलती है, प्रदूषण को कम करने में ये सहायक होते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं भाई, अतः अब अपना मेन मोटो बताना है यहाँ पर। अतः हम जो हमने कौन, जो मैं कल्याण समिति का प्रधान हूं वो, और जो और लोग हैं उन सब की बात कर रहे हैं। अतः हमने वन महोत्सव पर, अब बताना पड़ेगा ना कब ये प्रोग्राम किया जाना है, तो वन महोत्सव का टाइम फिक्स है। तो अतः हम कहेंगे अतः हम वन महोत्सव, तो वन महोत्सव जो मनाया जाता है 5 से 6 दिन के अंदर, तो वो क्या है, वन महोत्सव का जो टाइम है उसी के अंदर पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं। वन महोत्सव पर वृक्षारोपण यानी कि रोपण, वृक्षारोपण का मतलब ही क्या है, पौधों को लगाना। तो हम इस कार्यक्रम के अंदर यानी कि जो वन महोत्सव है उसमें हमने वृक्षारोपण करने का निश्चय किया है, ये हम कह सकते हैं। अतः हम वन महोत्सव पर हम नहीं कहेंगे, हमने वन महोत्सव पर वृक्षारोपण करने का निश्चय किया है। अब ये नहीं कहेंगे हम करेंगे, क्योंकि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वो पौधे भी तो हमें वहीं से प्राप्त होंगे, इसीलिए तो हमने लेटर लिखा है। तो अतः हमने वन महोत्सव पर वृक्षारोपण करने का निश्चय किया है, निश्चय किया है। तो ये बात हमने बताई भाई, हम क्या करना चाहते हैं भाई, वृक्षारोपण करना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं? जब वन महोत्सव होता है उस टाइम पर। तो इसके लिए हमने क्या किया है, घर घर घूम घूम कर जो हमारे इलाके के जो लोग हैं उनसे भी बात की है, तो ताकि, क्योंकि प्रधान है वो पौधे लगवा देगा, लेकिन अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया, उनकी देखभाल नहीं हुई, फिर वो खत्म हो जाएंगे, उसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ये चीज भी हम यहाँ पर अपनी ऐड कर देंगे भाई। अतः हमने यानी कि वन महोत्सव पर वृक्षारोपण करने का निश्चय किया है और हमने घर घर घूमकर लोगों को जागरूक किया है। तो ये बात भी हम जोड़ सकते हैं, हमने का मतलब क्या, कई लोगों की बात हो रही है, समिति है उसके प्रधान है, उन लोगों की बात हो रही है। अतः हमने घर घर घूमकर यानी कि अनेक घरों में जाकर, घर घर घूमकर लोगों को पौधों के महत्व, पेड़ पौधों के महत्व व उनके संरक्षण, पेड़ पौधों का जो महत्व है और उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात की है। या आप कह सकते हो पेड़ पौधों का महत्व है, उनके संरक्षण व उपयोगिता, व उनकी उपयोगिता के बारे में अवगत करवाया है। तो ये अपना सेकंड स्टेंजा हो गया। पहले तो हमने बताया हम हैं कौन, किस लिए लेटर लिखा जा रहा है, फिर हमने बात की भाई इसका महत्व क्या है, पौधों का जो महत्व क्या है वो उसके बारे में है। तो हमने लोगों को अवगत कराया है या लोगों को जागरूक किया है, हम जागरूक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे हम कहें सिंपल सी और बात कहें, सेकंड स्टेंजा हमारा हो जाता है, पहला ये रहेगा, हमें शब्दों का भी ध्यान रखना है, हमारे जो शब्द हैं 150 शब्द हैं उन्हीं के आधार पर लिखना है, हम ऐसे की तरह निबंध की तरह इसका प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि औपचारिक पत्र है, फॉर्मल है, तो फॉर्मेलिटी के आधार पर ही मेन बातों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा पहला पैरा, ये हमारा दूसरा, अपने बारे में बता दिया है, उसका कारण बता दिया है, हम जो काम करना चाहते हैं वो किस तरह से। अब हम तीसरा जो स्टैंजा है एक सुझाव के रूप में देंगे, भाई हम चाहते क्या है, हम ये काम क्यों करवाना चाहते हैं वो हमने बता दिया। अब इसका तरीका क्या है उसके बारे में, उनसे हम परमिशन चाहिए, पौधों की व्यवस्था करवाई जाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपना जो तीसरा पहरा है, तीसरा
उसके अंदर क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लाइन खत्म हो जाती है, हम आगे से फिर स्टार्ट करेंगे तीसरे पहरे की तरफ से। हाँ जी, अब हम कहेंगे अतः आपसे अनुरोध है। अनुरोध का मतलब क्या, प्रार्थना है। हम ये तो कहेंगे नहीं अतः आप इनकी व्यवस्था करवाएं, क्योंकि फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी के लिए यानी कि ऐसे ऐसे शब्दों का तो प्रयोग करेंगे ही, ताकि एज ए रिक्वेस्ट के रूप में हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, अतः यानी कि इसलिए आपसे अनुरोध है, अतः है आपसे अनुरोध है। क्या अनुरोध है कि वन महोत्सव के अवसर पर हमारे क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु, हमें हमारे क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु पौधे उपलब्ध करवाने की उचित कृपा करें, या आप कह सकते हैं उचित व्यवस्था करें। तो अभी हम मेन मोटो, जो मेन बात है, उसके ऊपर आ जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि वन महोत्सव के दौरान, अतः आपसे अनुरोध है कि वनो महोत्सव के दौरान, तो वन और महोत्सव, वनो महोत्सव ये वर्ड का चले, तो आपसे अनुरोध है कि वन महोत्सव दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वन और महोत्सव दो शब्द जुड़ जाते हैं। तो अतः आपसे अनुरोध है कि वन महोत्सव के अवसर पर, वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण करने के लिए, पौधों की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। करवाने की कृपा करें। तो ये हमने रिक्वेस्ट के रूप में बोल दिया भाई हमारे क्षेत्र में पौधों के उपलब्ध करवाने की यानी कि व्यवस्था करवा दे। अब यदि आप अपनी उपस्थिति में, अब उनको हम इनविटेशन भी देंगे, तो वो व्यवस्था करवाएंगे, तो हम उनको कहेंगे यदि ये कार्यक्रम जो है आप अपनी उपस्थिति में करवाए, तो मैं हमारा जो उत्साह है वो अधिक बढ़ जाएगा या दोगुना हो जाएगा। इन शब्दों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आगे यही चीज हम लिखेंगे, यदि आप अपनी उपस्थिति में, यदि आप अपनी उपस्थिति में यह कार्य, उपस्थिति में कहें अपनी देखरेख में कहें, दोनों ही चीजें कह सकते हैं, यह कार्य संपन्न करवाएं। यदि आप अपनी उपस्थिति में यह कार्य संपन्न करवाएंगे तो हमें और अधिक प्रसन्नता होगी, और अधिक प्रसन्नता होगी। तो ये हमने एक उनको रिक्वेस्ट भी कर दी है भी आप उस टाइम पर यहाँ पर शामिल रहें। तो हो, या आप कह सकते हो अगर आप उस अवसर पर उपस्थित रहेंगे तो हमें अधिक प्रसन्नता होगी, या हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे, हमारा जो मोटो है वो और ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो ये सारी बातें क्या है, हम लोगों ने अपने इसके बारे में बात कर ली है भाई किस तरह से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमने उनको प्रार्थना भी कर दी है। तो अब ये सारी चीजें मतलब क्या, अपना जो स्टैंजा है 3 पहरा वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। हमने अपने बारे में भी बता दिया, रीजन क्या है लेटर लिखने का वो भी बता दिया, उसका महत्व है उसके बारे में भी बात कर ली। तो ये अपना रहेगा। अब उनको हम टाइमिंग अगर हमारी फिक्स है, पहले तो वो परमिशन देंगे, उसके बाद हम टाइमिंग फिक्स करेंगे भाई उस वृक्षारोपण है किस हिसाब से, वो अपनी तरफ से टाइम फिक्स करके हमें बताते हैं। तो आगे हम बात कर सकते हैं, जैसे हम एड्रेस, यानी कि ऊपर एड्रेस लिखा था, एड्रेस के अंदर हम ये लिख चुके हैं हम कौन है, कल्याण समिति का प्रधान हूं। तो अब हमें नीचे उसका वो एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा अपनी बात करते हैं धन्यवाद के रूप में। तो पहले कह देंगे धन्यवाद, धन्यवाद सहित, या हम धन्यवाद लिखें तो भी एक ही बात होगी, एक ही लाइन में आके हम ये कर देंगे। फिर हम जो ये बात कर रहे हैं करने वाला कौन है, भवदीय, या आप कह सकते हो प्रार्थी। भवदीय लिखें, प्रार्थी लिखें। अब उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, पहले तो क ख ग तो नगर है, अब ऐसे क्या है, क ख ग नगर का निवासी हूं, और अब ऐसे उस जिले के बारे में वहां की बात हो रही है। अब यानी कि जो नाम देना है वो कुछ और देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा।
तो हम भव दिया है, अब अपना नाम लिख सकते हैं अगर दिया गया है तो, नहीं तो यह कुछ भी कम से कम 3 डिजिट का यानी कि 3 वर्ड इसके अंदर हम शामिल करेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कल्याण समिति कौन सी थी, कौन से नगर की थी, क ख ग नगर, क ख ग कल्याण समिति। तो ये हमारा जो पत्र है उसका पूरा प्रारूप है, यानी कि इस तरह से हम अपना पत्र है वो लिख सकते हैं। ये हमने पत्र कौन सा बताया है, ये आवेदन पत्र, वो संबोधन उसके लिए है, प्रार्थना पत्र है। तो प्रार्थना पत्र है या अनुरोध पत्र, तो बात एक ही रहती है। तो ये हमारा एक पत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पहले हम उसका प्रारूप देखेंगे, व्याकरण से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं उन पर ध्यान देंगे, यानी कि गलतियां कोशिश करें ना हो। और ये कब होगा, जब हम पहले से उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर पहले से हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम ये सोचे भाई उसी टाइम हम जो एग्जाम होगा तो उसी टाइम हम लिखेंगे, तो इसके अंदर बहुत सारी जो गलतियां होती है। एक बात का और ध्यान रखना है, वो क्या रहेगी कि जब भी हमें कोई पत्र लिखना है या हमें निबंध लिखना है, तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें, 1 से 2 मिनट, कम से कम 3 मिनट उसके बारे में आप सोचें हमें लिखना क्या है। अगर लिखते लिखते अगर हम सोचते हैं तो गलती होगी ही होगी। हम लिखना कुछ चाहेंगे, दिमाग में बातें कुछ और आएंगी। तो पहले अपने माइंड के अंदर एक माइंड मैप जैसे हम बोलते हैं, एक मैप सा बना लीजिए, भाई हमें पहले ये बात कहनी है, फिर हम ये बात कहेंगे, उसके बाद ये बात कहेंगे। तो इससे लिखने में भी इजी होगा, हमारी गलतियां भी नहीं होंगी, हमारा जो टाइम है वो भी सेव रहेगा। तो ये जो हमने पत्र लिखा है ये हमारा अनुरोध पत्र। अब एक और पत्र हम लिखते हैं, वो कौन सा रहेगा, संपादकीय पत्र। हम संपादक को पत्र लिखते हैं, शिकायती पत्र भी हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट में भी हम लेटर लिख सकते हैं, अनेक प्रकार के औपचारिक पत्र हैं। अब जो दूसरा हम बात करेंगे वो एक संपादक को पत्र लिखें, किस मामले में, किस मैटर के ऊपर हमें पत्र लिखना है। जैसे हम बात करें अब किसकी, अब एक पत्र लिखे अपने जो शहर का कोई भी न्यूज़पेपर का नाम दे दिया, जैसे नवभारत टाइम्स दे दिया, तो नवभारत टाइम्स के संपादक को एक पत्र लिखे जिसमें हमारे क्षेत्र में, आजकल जैसे हम कहते हैं ना, भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, इलेक्शन होते रहते हैं। तो इलेक्शन के टाइम पर जो पोस्टर लगाए जाते हैं या जो नारे लगाए जाते हैं, उनसे जनता को बड़ी असुविधा होती है। जो राजनीतिक दल है वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जो आम जन है उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी के लिए हम एक पत्र लिखेंगे, यानी कि जो संपादक है उनको एक पत्र लिखे जिसमें इलेक्शन के दिनों में, यानी कि जो अपने चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पर होने वाली असुविधाओं के बारे में वर्णन किया गया हो, उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ हम एड्रेस के आधार पर लिखेंगे, भी आपको एड्रेस दिया गया है, आप ये हैं, इस जिले से हैं, ये वो है, उसके आधार पर भी हम एक पत्र लिखते हैं। तो अब हम अपना दूसरा पत्र उसके बारे में बात करते हैं। पहले वही जैसे हमने बात की, एक माइंड मैप तैयार करेंगे। तो हमें जो टॉपिक है वो मिल गया है क्या, चुनाव के टाइम पर पोस्टरों से लगा लीजिए, नारों से जो असुविधा होती है उसकी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए संपादक को एक पत्र लिखे। तो अब सबसे पहले बात हमें सोचना क्या है, ऊपर का जो हमारा है फॉर्मेट है वो हमारे माइंड में रहेगा, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो जो लोकप्रिय पत्र है, मतलब किस नाम दिया गया है तो नाम उसका ही दिया जाएगा जो ज्यादा फेमस होगा, जिसको ज्यादा लोग पढ़ते होंगे। ऐसे पत्र में हम पत्र लिखकर फायदा क्या जिसको बहुत कम लोग पढ़ते हो। तो कोई भी फेमस पत्र है उसके बारे में हम लिखेंगे। फिर हम लोकप्रिय वर्ड जरूर लगा देंगे, भी आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से, लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, भाई मैं आप जो लोग हैं किसका ध्यान, अगर संपादक को हम कहेंगे तो उससे कोई बात नहीं बननी, हम ध्यान किसका आकर्षित करना चाहते हैं, जो हमारी सरकार है उसका, जो प्रशासन है उसका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करेंगे, या लोगों को जागरूक करना चाहेंगे। तो 3 तरह की बातें हो जाती है, उन्हीं को ध्यान में रखकर हम ये पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहले यही हम सोचेंगे, भी पहले तो हम लोग ये बताएं भी मैं हूं कौन, यानी कि किस बारे में ये पत्र लिख रहा हूं, इसका मोटो क्या है संपादक को लिखने का। फिर हम उन कठिनाइयों का वर्णन करेंगे, भी कौन कौन सी हमें दिक्कत होती है। फिर हम सुझाव देंगे, भाई अगर ऐसा हो ना तो ये जो समस्या है वो दूर हो सकती है। तो ये हम 3 स्टेप लेकर चलेंगे जो 3 स्टैंजा के रूप में अपना काम करते हैं। तो अब हम जो पत्र लिखेंगे वो यही रहेगा। जैसे हम बात करें तो चुनावी दौर में पोस्टरों से होने वाली जो असुविधा है उसके बारे में हम पत्र लिखते हैं। जैसे अब अपना हम स्टार्ट करते हैं एड्रेस के रूप में। तो आपको एड्रेस दिया गया है, जैसे आपका मकान नंबर, या कई बार पूरा एड्रेस दिया गया होता है, या हम कहें तो जैसे यहाँ कहा जाए आप रंजन, आपका नाम क्या दिया गया है, भी आप
रंजन, और आपका जो हाउस नंबर है, पूरा एड्रेस आपको पहले से ही दिया गया है। समस्ती नगर, पटना, बिहार, जो भी है, ये इस तरह का एड्रेस है। वे आप एक संपादक को पत्र लिखिए, संपादक यानी कि न्यूज़पेपर का भी नाम दिया गया हो, या कहे कोई प्रसिद्ध विख्यात न्यूज़पेपर के संपादक को, एडिटर को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें अपना एड्रेस तो मिल गया है, न्यूज़पेपर का नाम दिया है, जैसे हम कहें नवभारत टाइम्स, तो उसके आधार पर हमें पत्र लिखना है। संपादक महोदय लिखेंगे, उनका नाम लिखने की आवश्यकता होती नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एड्रेस है, आप रंजन हो, ये आपका एड्रेस हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जो एड्रेस पहले से दिया गया है उसके बारे में है। अब यहाँ समस्ती नगर है, पटना है, अगर इन्होंने बीच में लोधी नगर कुछ दिया होता, नई दिल्ली दिया होता, जो दिया गया है वही हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है समस्ती नगर, तो यहाँ पर हम समस्ती नगर लिख देंगे। पटना, तो पटना जाएगा नीचे, क्योंकि वो एक जिले के रूप में अलग से नीचे लिखा जाता है। अब हम बात करें दिनांक, तो दिनांक यानी कि जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो आप तारीख ध्यान रखें। तो जैसे हम कोई भी डेट लगा लीजिए, 29 दिसंबर है, जुलाई है, अगस्त है, जो भी आप जिस दिन भी पत्र लिखते हैं उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो ये हमारा पत्र हो जाता है, यानी कि जो हमारा दिनांक है उसके बारे में बात हो जाती है। अब हम बात करें सेवा में, आप लिख भी सकते हैं, बार बार यही कह रहे हैं, ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में थोड़ा सा स्पेस देंगे, क्योंकि ये जो एड्रेस है वो किसके लिए है, जो लेटर को लिख रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, जिसको लेटर भेजना है। जैसे हम बात करें सेवा में, तो जैसे हम टू लिखते हैं वही ये वर्ड रहेगा। तो सेवा में किसको लिखा जाना है, संपादक को। तो यहाँ पर इन्हीं के, इसी के नीचे बिल्कुल हम लिखेंगे संपादक महोदय, सेवा में संपादक महोदय। अब यहाँ न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, तो जैसे बताया गया है नवभारत टाइम्स। अब नवभारत टाइम्स है, इतना लिखा गया है तो भी चलेगा। एड्रेस दिया गया है, जैसे कहा जाए बहादुर शाह मार्ग, जफर लोधी नगर, या कोई भी एड्रेस दिया गया है उसी के आधार पर जैसे बात करते हैं संपादक महोदय नवभारत टाइम्स, या आगे लिखा जाए लोधी नगर, या यहाँ पर एड्रेस वही मिलेगा, समस्ती नगर है, रहेगा पटना, तो यहाँ जो एड्रेस है लोधी नगर, ये दिया गया हो तब, नहीं तो हम अब ऐसा कर देंगे यहाँ। अब पटना है, ये यहाँ हम जरूर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो न्यूज़पेपर का एडिटर भी तो वही का होगा, उसी जिले का होगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपना एड्रेस, ये किसका एड्रेस हो गया, जहां पर हमें पत्र भेजना है उनका पता हो जाता है। अब हम अपना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विषय, हम पत्र लिख किस लिए रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने ये पत्र लिखा है, जब भी पत्र लिखते हैं वो बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा, एक रो में लिखा जाता है, टेढ़ा कभी भी नहीं लिखा जाएगा। जैसे हमारे पेपर के अंदर पेज स्टार्ट होता है उसी के आधार पर, टेढ़ा नहीं लिखना है। ये बोर्ड पर लिखते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, हाथ क्योंकि प्लेन है तो उसके हिसाब से चला जाता है, लेकिन ये आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है, कभी भी जैसे हम एड्रेस लिखते हैं, ये हमारा फ्रंट है, तो यही जितने भी हम स्टार्टिंग करेंगे वो यहीं से स्टार्ट से करेंगे, आगे पीछे शब्द नहीं होंगे। तो ये हम, हाँ जी, चाहे वो पटना है या कोई भी वर्ड है, वो हम बिल्कुल स्ट्रेट वाइज बिल्कुल आगे उसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब हम अगला जो वर्ड है हमारा, बात करते हैं किसकी, विषय की। तो विषय लिखते समय वही बात है, विषय जितना छोटा होगा उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, महत्वपूर्ण रहेगा। अगर विषय में ही सारी बात बता देंगे तो पत्र लिखने की व्यवस्था कैसे करेंगे, पत्र कैसे लिखेंगे। तो विषय को छोटा रखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मेन बात है वही उसके अंदर हम शामिल करते हैं। तो अपना जो विषय है वो क्या रहेगा, तो विषय हमारा रहता है क्या, पोस्टरों से होने वाली असुविधा के बारे में, या पोस्टरों से होने वाली असुविधा के संबंध में, या आप हेतु लिख सकते हो, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पोस्टरों से होने वाली असुविधा हेतु, हेतु कहे या असुविधा के संबंध में, दोनों का मीनिंग एक ही रहता है। अब हम बात करें महोदय, या हम कहें महोदया, कोमा लगाएंगे, फिर हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं
मैं के बाद भी हल्का सा कोमा लगता है, क्यों? मैं के बाद एकदम से बात स्टार्ट नहीं होती, एक ठहराव रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, तो लोकप्रिय वर्ड जरूर लिखें। तो आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से, तो क्या करवाना चाहता हूं, किस बारे में लिखना चाहता हूं? सरकार तथा प्रशासन कहें, सरकार कहें, तथा अधिकारियों का ध्यान, संबंधित अधिकारियों का ध्यान पत्र के माध्यम से सरकार तथा संबंधित अधिकारियों का ध्यान, संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर, किस ओर का ध्यान, जो चुनावी दौर है उसमें होने वाले पोस्टरों के कारण या नारों के कारण जो असुविधा होती है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। तो हम कहेंगे अधिकारियों का ध्यान चुनावी दौर में, चुनावी दौर में होने वाले, चुनावी दौर में पोस्टरों और नारों की वजह से, नारों के कारण होने वाली असुविधा के, भाई हम कहते हैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से सरकार तथा संबंधित अधिकारियों का ध्यान चुनावी दौर में पोस्टरों और नारों के कारण होने वाली असुविधा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चाहता हूं, लड़की है तो चाहती लिखेंगे, करना चाहता हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं। ये तो हमारा पहला पैराग्राफ हो जाता है। अब हम अपनी मेन बात शुरू करते हैं, हमें दिक्कत क्या क्या होती है उसके बारे में बताएंगे। तो हम कहेंगे भाई भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बार बार में हर राज्य में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं। यहाँ से हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपना पहला स्टैंजा कंप्लीट हो जाता है, ये लाइन हम छोड़ेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो लिखते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां पर आए दिन किसी न किसी राज्य में, भाई कहीं ना कहीं तो इलेक्शन होते ही रहते हैं, तो किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य के अंदर तो वो चुनाव होते रहते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। भाई चुनाव के दिनों में जो जनमत है, जनमत क्या है, जनता है, उनको लुभाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या है, अनेक वादे करते हैं, अपना चुनाव प्रचार करते हैं। तो वो किसके माध्यम से, या तो वो पोस्टर लगाते हैं या वो नारे लगाते हैं, जिनकी वजह से लोगों को बड़ी असुविधा होती है। अब हम माइंड में सोच के देखिए असुविधा क्या क्या होती है। तो सबसे पहला तो हम कहें वो कहीं भी पोस्टर चिपका देते हैं, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, रेलवे स्टेशन है, कहीं भी। कई बार तो पोस्टर चिपकाने वाले ये भी ध्यान नहीं रखते, जो हमारे इंस्ट्रक्शन के लिए रास्ते के ऊपर बोर्ड लगाए जाते हैं, भाई ये एरिया यहाँ पर है, ये इस जगह की बात है, जब कहते हैं ना सूचना पटल, पटक जो बोलते हैं, बोर्ड है, उनके ऊपर भी लगा देते हैं। तो जिससे बड़ी असुविधा होती है। पढ़ाई के दिनों में शोर ज्यादा हो जाता है, वो भी हमें दिक्कत होती है। फिर दूसरा क्या है, इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद उन पोस्टरों को उतारा नहीं जाता, तो जो चिपके हुए पोस्टर है उससे शहर की जो सुंदरता है वो भी गंदी लगती है, यानी कि सुंदरता भी खराब होती है। आधे चिपके होते हैं, आधे उतरे हुए होते हैं, कहीं रोड पर पड़े होते हैं। तो ये सारी जो दिक्कत है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए या तो कोई कानून बनाया जाए, हम यही सारी बातें करेंगे, या ये निर्देश दिया जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये निर्देश दिया जाए भी सोच समझ कर पोस्टर लगाए, हर जगह पोस्टरों का प्रयोग नहीं करना है, या इलेक्शन के बाद उनको जल्द से जल्द उतारा जाए। तो यही सारी यानी कि इस लेटर के अंदर हम अपनी समझाएंगे। तो हम कहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ समय समय पर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। यानी कि चुनाव के दिनों में, अब हम अपनी बात बताएंगे, चुनाव के दिनों में, चुनाव के दिनों में लोकमत को, यानी कि जनता कह सकते हैं, जन लोकमत को
प्रभावित करने के लिए, जो लोकमत है, जनता है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो जो लोकमत है, जनमत कह सकते हैं, लोकमत कह सकते हैं, तो लोकमत की बजाय हम यहाँ जनमत लिखें तो भी एक ही बात है, लोक और जनमत दोनों एक ही वर्ड रहते हैं। तो लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां अनेक प्रकार के, तो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या प्रयोग करती हैं भाई, अनेक प्रकार के पोस्टर और नारों का सहारा लेते हैं। अनेक प्रकार के पोस्टरों और नारों का सहारा लेते हैं। वो इन पोस्टरों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन कहिए, कहीं भी कहिए, यानी कि बहुत सारी जगह इन पोस्टर का प्रयोग कर देते हैं। तो वो जो मार्गदर्शक पट होते हैं ना, उनके ऊपर भी इनका प्रयोग कर देते हैं। स्कूल, कॉलेज कहें या हम कहें मार्गदर्शक पटों पर, बोर्ड जो बोलते हैं, पटों पर भी, स्कूल, कॉलेज, मार्गदर्शक पटों पर इन्हें चिपका देते हैं। जो पोस्टर है, पोस्टरों को चिपका देते हैं। चिपका देते हैं, जिससे आम जन को, या आप कह सकते हो जनसाधारण को, आम जन को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई भाई, वो चिपकाते क्यों है पोस्टर को और नारे का सहारा लेते क्यों है, ताकि जो अपनी बात है वो जो जनता तक रख सके, उनको लुभाने के लिए नई नई चीजों का वो प्रयोग करते हैं। तो जो पोस्टर है वहां पर भी यानी कि ये पोस्टर चिपका देते हैं। यानी कि जो कार्य करता है, हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता है बिना सोचे विचारे, बिना सोच विचार के कहीं भी इनको चिपका देते हैं। वो ये नहीं देखते इनकी यहाँ पर जरूरत है, किसी को असुविधा होती है या नहीं होती, चाहे वो स्कूल की दीवारें हो, कॉलेज की दीवारें हो, अस्पतालों की दीवारें हो। हम ये लाइन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो कार्यकर्ता है वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, वो इन पोस्टरों को कहीं पर भी चिपका देते हैं, तो जिससे जनसाधारण को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ये हमारी बात हो गई है। अब हम कहें कष्टपूर्ण बात क्या है, मेन बात क्या है इनके अंदर, हम कहें आगे कष्टपूर्ण बात तो यह है, जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब चुनाव समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब भी इन्हें जो पोस्टर हमने उन्होंने लगाए हैं, इन्हें उतारा नहीं जाता, तब भी इन्हें उतारा नहीं जाता। और हम कह सकते हैं उतारा नहीं जाता, बल्कि उनके कारण, किनके कारण, जो पोस्टर उन्होंने लगाए हैं उनके कारण शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है, सुंदरता भी प्रभावित होती है। तो जो शहर की सुंदरता है वो भी इफेक्ट करती है, वो भी प्रभावित रहती है। आप कह सकते हो जो अर्ध चिपे हैं, अर्ध चिपके, या आप कह सकते हो फटे हुए पोस्टर देखने में भी भद्दे लगते हैं। तो ये तो हमने रीजन लगा दिया भैया, लोगों को अनेक सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है। जो आध चिपके लगा लीजिए, फटे हुए हैं, गंदे पोस्टर है, देखने में भद्दा लगते हैं। मार्गदर्शक पटों से मिलने वाली जानकारियों से भी लोग
अनभिज्ञ रह जाते हैं। ये भी बात मेन रहेगी। तो हम लिखे आगे, मार्गदर्शकों पर, मार्गदर्शक पटों पर, पटों से मिलने वाली जानकारी से भी लोग अनभिज्ञ रहते हैं। लोग अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, ये भी हमको एक समस्या मिलती है। तो अनभिज्ञ मतलब अनजान, अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये तो हमने बता दिया। अभी हमने जो पत्र लिखा है उसके बारे में भी, जो जानकारी है उससे भी लोग वंचित रह जाते हैं और शहर की सुंदरता भी खराब होती है, दिखने में भी सब कुछ गलत लगता है, यानी कि भद्दा लगता है। अब इसकी समस्या, जो ये समस्या है, इसका समाधान क्या है? अब जो तीसरा हमारा पहरा रहेगा उसके अंदर हम इसकी बात करेंगे। यानी कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, सुझाव क्या होगा? प्रशासन को ऐसे नियम बनाने चाहिए, एक जो गाइडलाइन है वो मतलब बना दी जाए, भाई जो पोस्टर है वो कहाँ कहाँ चिपकाया जाए, कितने टाइम तक चिपकाया जाए, और ये ध्यान रखा जाए उनको बाद में उतारा जाए। इलेक्शन होने के बाद, चुनाव के बाद अगले ही दिन उनको उतार लिया जाए, ताकि ये जो समस्याएं आम जन को होती हैं या शहर की सुंदरता से रिलेटेड जो चीजें हैं वो क्लियर हो सके, दूर हो सके। तो ये चीजें हम इसके अंदर, यानी कि जो हमारा तीसरा पहरा रहेगा उसके अंदर शामिल होती है। तो हम कह सकते हैं, अब इसका तीसरा जो स्टैंजा है उसके अंदर क्या कहेंगे, भाई सभी राजनीतिक दलों को चुनाव समाप्त होते ही पोस्टरों को तुरंत उतरवाना चाहिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है भाई, इनको ये पहले से ही डिक्लेयर कर देना चाहिए, भाई आप लोग ये जो पोस्टर है उनको हटा दें, और जगह जगह पर पोस्टर नहीं लगाने चाहिए, उनका एक टाइम, यानी कि आप बता दें यहाँ पर मेन हम पोस्टर लगा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम कहेंगे यहाँ पर इसके आगे, तो जो चुनावी, आप जो तीसरा स्टैंजा है, तीसरे पहरे के अंदर हम कह सकते हैं, भाई पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि, या आप कर सकते हो, पुलिस और प्रशासन के सहयोग से और जनता को जागरूक करने से हम इस असुविधा से हमें निजात मिल सकता है, निपट सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टैंजा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये हम लाइन लिखे, फिर उसके बाद बात करें, जैसे पुलिस या प्रशासन वह जनता को जागरूक करके, जनता को जागरूक करके हम इन असुविधाओं से, जो हम जनता है उसको जागरूक कर दे, पुलिस से बात करें तो जागरूक करके इन असुविधाओं से निपटा जा सकता है। भाई अपनी तरफ से हमें उसका समाधान भी हमें देना है, भी इसके लिए करना क्या चाहिए, तो असुविधाओं से बचा जा सकता है, निपटा जा सकता है। अतः मैं इस पत्र के माध्यम से सभी जो इससे जुड़े हुए हैं, इस विषय से मतलब अपना एक प्रयास करना चाहता हूं, ताकि लोग इसकी तरफ ध्यान दे, प्रशासन है, जो सरकार है, वो इसकी तरफ, इस चीज के बारे में संज्ञान ले, इसके बारे में जानकारी ले। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः मैं इस पत्र के माध्यम से, अतः मैं इस पत्र के माध्यम से, तो इस पत्र के माध्यम से कहना क्या चाहता हूं, सभी से इस मुहिम में, कहिए भाई जो ये हम मुहिम चला रहे हैं ताकि हमें ये जो असुविधा हो रही है उनको दूर किया जा सके, तो सभी से इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की अपील करता हूं, ये भी आप कह सकते हो। तो माध्यम से, सभी से इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की अपील करता हूं, ताकि हम इन समस्याओं से निजात पा सके, हमें जो दिक्कत होती है वो दूर हो सके। तो इस तरह से हम, यानी कि पहले तो हमें बताना है भाई ये बात क्या है, किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं, फिर उससे जो दिक्कत हुई है उसके बारे में, फिर उसका जो निजात है, निपटारा कैसे किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं, भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस बात का अपने कार्यकर्ताओं को कहें, भाई इस बात का ध्यान रखें, भाई उनको ये पहले से ही बताया जाए, पोस्टर जो लगाने हैं, नारे लगाने हैं, उसके अंदर ये चीज का ध्यान रखें, भी आम जन को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो।
तो या जहां पर चुनाव होने वाला है उसी जगह पर पोस्टर लगाए जाएं और कहीं तो जो पोस्टर है वो ना लगाए जाएं। तो आपके जो भी सजेशन है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर है, 3 स्टैंजा अपने कंप्लीट हो चुके हैं, हमने अपील भी कर दी है। अब हम धन्यवाद के रूप में यानी कि सधन्यवाद या धन्यवाद सहित दोनों ही वर्ड हैं वो यूज कर सकते हैं। तो धन्यवाद सहित एज ए थैंकफुल यानी कि हम बात करें। इसके बाद प्रार्थी भवदीय, जो हम प्रार्थी है तो प्रार्थी यानी कि प्रार्थना करने वाला, या जो भवदीय है नाम क्या लिखा गया था ऊपर आप रंजन है तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे प्रार्थी भवदीय रंजन। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर एड्रेस नहीं दिया गया है यानी कि नाम नहीं दिया गया है तो आपका रखा गया जो आप यहाँ पर ऊपर एड्रेस के लिए वर्ड यूज करे हैं उनको छोड़कर कोई भी जो डिजिट है यानी कि वर्ण है उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसे का खग हम पहले प्रयोग कर चुके तो यहाँ यह रेलव है या मैं पैसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो पत्र का प्रारूप है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज का जो मेन ध्यान रखना है वो यही है, जैसे बीच में भी हमारी बात हुई थी, पत्र को लिखते समय हमारा जो पेपर है कागज है उसकी स्टार्टिंग यानी कि एक ही रो में हो, वो आगे पीछे टेढ़े मेढ़े ना हो, ये हमें ध्यान रखना है भी हम पत्र को लिखते समय लाइन हमारी बिल्कुल सीधी हो, हम आगे पीछे शब्दों का प्रयोग ना करें। और बाई चांस अगर हमसे कोई गलत शब्द लिखा जाता है वर्तनी के आधार पर तो उसको बिल्कुल ना काटे, हल्का सा क्रॉस करके उसको छोड़ दिया जाए, उससे आगे उस दूसरे वर्ड का प्रयोग करें। तो पहले ही अगर माइंड में हम सेटअप करके चलते हैं भी हमें लिखना क्या है तो हमें ये एग्जाम के अंदर ये दिक्कत नहीं आती। और ये दिक्कत दूर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हम 2 लेटर कर चुके हैं, अगली क्लास के अंदर कुछ हम और लेटर के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।